राहुल गांधी ने अपनी हत्या की आशंका जताई। राजस्थान के चूरू में रैली के दौरान उन्होंने कहा, पहले मेरी दादी फिर मेरे पापा की हत्या कराई गई, अब मेरी भी हत्या हो सकती है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल के बयान को ओझी राजनीति करार दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। सिंधिया ने सियासत की बात में बीजेपी पर आरोप लगाया कि शिवराज सरकार के 11 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश में जो 11 मंत्रियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू का मामला चल रहा है, क्या एक मंत्री से इस्तीफा लिया गया या एक मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की गई? इंटेलिजेंस ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया है। खबरें हैं कि बस्तर में चुनावी सभाओं और वीआईपी दौरों के लिए नक्सलियों ने मानव बम बनाए हैं। इन नक्सलियों को लिट्टे ने ट्रेनिंग दी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये साफ हो चुका है। बीजेपी संसदीय समिति ने डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पर मुहर लगा दी। दूसरे दावेदार माने जा रहे विजय गोयल ने कहा, संसदीय बोर्ड का फैसला सबको मंजूर है। हर्षवर्धन ने कहा, पहले दिल्ली फिर केंद्र से कांग्रेस की करेंगे विदाई। सरकार कोयला चोर कंपनियों को बचाने की तैयारी में है। जी बिजनेस के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि कोयला मंत्रालय ने रिजेक्टेड कोल मिडलिंग्स को बिना मंजूरी बेचने के लिए नोट भेजा है। इसके लिए स्टील पावर कानून और वित्त मंत्रालय से राय मांगी है। दिवाली पर प्याज दाम लोगों को रुलाने वाली है। कृषि मंत्री शरद पवार के मुताबिक अगले 2-3 हफ्ते तक दाम घटने की कोई उम्मीद नहीं। कई शहरों में 100 रुपए किलो तक प्याज बिक रही है। बीजेपी ने महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया, तो आम लोगों में भी बड़ी कीमतों को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का पाठशाला बना दिया है। नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी से जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है और छत्तीसगढ़ में, उसमें कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपनी रणनीति बनाई है, कैसे अपने विरोधियों को शिकस्त देने की तैयारी कर रही है, और इसमें जो देश की मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह से आए दिन केंद्र सरकार पर आरोप लगते रहे, उन आरोपों के बारे में भी उनसे और उनकी सरकार और उनकी पार्टी के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सिंधिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये कि आपको प्रोजेक्ट किया गया है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में, आपको कैसा लग रहा है ये जो जिम्मेदारी आपको पार्टी आला कमान ने दिया? देखिए, पहले तो ना मुझे प्रोजेक्ट किया गया है मध्य प्रदेश में। हम लोगों की एक संयुक्त कोशिश है, कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं की एकजुटता के आधार पर हम लोग चुनाव के मैदान पर एक साथ हम लोग उतरे हैं और हमारी यही कोशिश है कि जो एक वर्तमान में एक भ्रष्ट भाजपा की सरकार है, उससे हम उखाड़ कर हम फेंक पाएं। जिस एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर आप मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का सपोर्ट मांग रहे हैं, वही एंटी इनकम्बेंसी के शिकार तो आपकी भी पार्टी है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और सरकार पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो उसको आप किस तरह से उसका जवाब दे रहे हैं जब जनता के बीच में आप जाते हैं? तो देखिए, वर्तमान में चाहे मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो या मिजोरम में हो, प्रादेशिक चुनाव हैं। जिस संदर्भ में आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर समय के गोद में होगा जब लोकसभा के चुनाव होंगे अगले वर्ष। वर्तमान में राज्य के चुनाव हैं और राज्य के चुनावों में राज्य के मुद्दों पर राज्य के चुनाव लड़े जाते हैं, स्थानीय मुद्दों पर। और ये तो मैं कहूंगा कि केवल प्रादेशिक मुद्दों पर नहीं, चुनाव लड़े जाते हैं एक एक विधानसभा के स्थानीय मुद्दों पर। वर्तमान का हमारा मतदाता एक जागरूक मतदाता है, एक मतदाता है जो अच्छी तरह से समझता है कि उसके हित में
कौन सा दल, कौन सा उम्मीदवार सबसे ज्यादा उसकी सेवा कर पाएगा। नहीं, लेकिन आपके जो विरोधी हैं, जो आपके मुख्य विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, वो केंद्र की जो विफलता है, केंद्र सरकार के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं बना रहे हैं मैं अपने सभी भाजपा के शुभचिंतकों को मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से आरोप के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो पहला मुद्दा ये कि वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हमारे गठबंधन के जो सहभागी हैं उन पर ये आरोप लगे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां भी आरोप लगे हैं वहां कांग्रेस पार्टी ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्रवाई करके हमारे कई मंत्री, कई सांसदों को जेल भी भेजा गया है। आज मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो 11 मंत्रियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू का मामला चल रहा है, क्या एक मंत्री से इस्तीफा लिया गया? क्या एक मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की गई? जैसे राहुल जी ने अभी पिछले दौरे में कहा कि मध्य प्रदेश तो भ्रष्टाचार का पाठशाला बन रहा है, और जहां कांग्रेस ने राजीव जी के समय में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, महिलाओं को पंचायतों में आगे बढ़ाया, मतदान का हक 18 वर्ष के नौजवानों को दिया, वहीं भाजपा, जहां कांग्रेस ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है, भाजपा ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण किया। एक और सबसे अहम जो मुद्दा इसमें देखने को मिलता है कि आप की सरकार, जो साझा सरकार है, आप कह रहे हैं कि कोलिशन के लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं ज्यादातर, लेकिन आप आरटीआई ले आए, बहुत अच्छा कानून था, फूड सिक्योरिटी बिल लाए, बहुत अच्छा कानून है, मनरेगा लाए, लेकिन अगर उसमें देखें तो बाद में धीरे धीरे उसको डाइल्यूट करने का काम आपकी ही सरकार करती है। जब आरटीआई की तरफ से आया कि पॉलिटिकल पार्टीज को उसके दायरे में लाना चाहिए, तो हाय तौबा मच गया आपकी तरफ से, और कोशिश हो रही थी कि उसको डाइल्यूट किया जाए और किसी तरह से उसमें अमेंड कर दिया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज को उस दायरे से बाहर निकाला जाए। जब भ्रष्टाचार का सवाल आया कि जो टेंटेड लोग हैं अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो आपकी तरफ से कोशिश हुई कि उसको नलीफाई कर दिया जाए, उस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को। आखिर क्यों होता है? एक तरफ आप लोग रिफॉर्म, प्रोग्रेसिव लॉज, ट्रांसपेरेंसी, इसकी कोशिश भी करते हैं और बात भी करते हैं, और दूसरी तरफ अपने ही बनाए हुए कानूनों को धीरे धीरे डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे कौन सा दबाव की राजनीति काम करती है? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये प्रश्न आपने किया केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते मैं आपको और आपके जरिए हमारे दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की एक ही सोच और विचारधारा है, एक कि हक के आधार पर हमारी योजनाएं और स्कीम्स बनी, जिसके आधार पर जितनी भी योजनाओं का उल्लेख आपने किया, और इसमें कई छूट भी गए, चाहे वो मनरेगा हो, शिक्षा अधिकार आयोग अधिकार, राइट टू एजुकेशन हो, चाहे आरटीआई हो, चाहे खाद्य सुरक्षा योजना हो, चाहे भूमि अधिग्रहण योजना हो, ये सब कांग्रेस पार्टी की ही सोच और विचारधारा के आधार पर है। जहां तक आपने कहा कि आप एक कदम आगे लेते हैं और फिर शायद आधा कदम पीछे लेते हैं, मैं इसके साथ हर संभव प्रयास से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। जहां तक आपने आरटीआई की बात की, कांग्रेस ने वो पारदर्शिता लाई है जिसके आधार पर आज भ्रष्टाचार के जितने भी मुद्दे हैं राष्ट्र भर में उजागर हो रही हैं। जहां तक आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात की, वो एक लीगल प्रश्न है, वो एक संवैधानिक प्रश्न है, एक लीगल प्रश्न है, वो एक किसी को छुपाने के लिए या किसी की बात न रखने की बात नहीं है। और ये बात पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा की गई थी, जहां सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये मत रखा था। जहां तक आपने ऑर्डिनेंस की बात की, मैं उस ऑर्डिनेंस की बात भी मैं करना चाहता हूं। भाजपा ने पूरा सपोर्ट दिया था कि उस ऑर्डिनेंस को हमें लाना चाहिए। जगन रेड्डी जी की पार्टी ने पूरा सपोर्ट दिया था कि वो ऑर्डिनेंस लाया जाना चाहिए, और इसका उल्लेख स्वयं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कमलनाथ जी ने अपने आप कहा है। और उसके बाद एन वक्त पे स्वयं राहुल गांधी जी ने ये कदम उठाया कि ये नहीं होना चाहिए और पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और ऐसी ऑर्डिनेंस नहीं होनी चाहिए, और जो भी लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो उनको राजनीति से अलग हटा देना चाहिए। नहीं, राहुल जी ने विरोध किया, उसके पहले आपने अपनी राय जाहिर की थी, हम सबने पढ़ा था आपकी राय। आपके कई और दोस्त जो आपके एज ग्रुप के हैं उन लोगों ने भी विरोध किया था कि जो संशोधन होने जा रहा है उचित नहीं है, कांग्रेस में रहते हुए। कोलगेट का मामला या इस तरह के और भी तमाम भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप लगे, खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों सरकारें और उड़ीसा
में आपकी सरकारें नहीं हैं राज्यों में, बावजूद इसके उसके जो आरोपी हैं उसको बचाने में अगर हम कहें कि होड़ लगी हुई है बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस ने पारदर्शिता के आधार पर कार्य किया है, चाहे वो कोयला का मामला, अब वो कोयला का मामला मेरे मंत्रालय से जुड़ा नहीं है, लेकिन मेरे समीप वाला मंत्रालय है कि कोयले के आधार पे ही हम लोग ऊर्जा भी आप बनाते हैं, ऊर्जा बनाया जाता है। कोयले की बहुत कमी है आज देश में, लेकिन वो मेरा प्रभार नहीं है। लेकिन जो भी क्षेत्र हो, पूरी पारदर्शिता से ये सरकार ने 10 साल अपनी सरकार चलाई है। और जहां तक आप भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात कर रहे हो, सबसे बड़े कांड जो हो रहे हैं जमीनी स्तर तक, वो आज मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर से भोपाल तक भ्रष्टाचार का आलम लगा हुआ है। चाहे इंजीनियर के यहां आप रेड कर लो, पीडब्ल्यूडी के आदमी के यहां रेड कर लो, डॉक्टर के यहां आप रेड कर लो, चाहे मंत्री के यहां रेड कर लो। और इतना कि अब तो ये स्थिति आ चुकी है कि मंत्रियों के ड्राइवरों के लॉकर में रेड किया जाता है तो 5 करोड़ के सोने के बार्स पाए जाते हैं। एक मध्य प्रदेश की बात हम लोग करते हैं, जो डेटा आप लोग कोट कर रहे हैं अपने चुनावी जनसभाओं में, उसमें भी है मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार दावा करती है कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन का डेटा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, रिजर्व बैंक का डेटा है, सब में बुरी हालत है। हम उस डेटा को ही अगर सच माने तो वह जो दुर्दशा है वो एक दिन में तो हुई नहीं है, और वहां पर या तो आपकी सरकार रही है, नहीं तो बीजेपी की सरकार रही है। तो अगर पिछड़ापन है मध्य प्रदेश, बदहाली है, भुखमरी है, माल न्यूट्रिशन है, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी बराबर की जिम्मेदार नहीं है? मैं नहीं, उचित नहीं मानता, क्योंकि 10 साल से वहां भाजपा की सरकार है और पिछले 10 सालों में जहां एक तरफ एक गुट ने मिलकर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम कर दिया है, वहीं आम जनता आज त्रस्त है। राशन का कार्ड नहीं मिलता, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलता, रोजगार गारंटी योजना जिसका संदर्भ आपने लिया, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, बलात्कार की राजधानी मध्य प्रदेश आज बन चुकी है, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार, दलितों के विरुद्ध, आदिवासियों के विरुद्ध, आपने सुना होगा जो हरसूद और खंडवा में हुआ, जहां हमारे गांव के लोग भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध छाती तक पानी में खड़े हुए थे, और वहां ना कोई मंत्री गया, ना मुख्यमंत्री गया, ना कोई संतरी गया 14 दिन के लिए। तो ये जब इतनी असंवेदनशील एक सरकार रहे, जो सरकार गरीबों के हित में काम न करे, किसानों के हित में, अब किसान की बात आप कर रहे हो, बिजली की बात की जाती है, अटल ज्योति योजना 24 घंटे बिजली गांव में दी जा रही है। आप एक दिन मेरे साथ चलिए, आप मुझे एक गांव बता दीजिए जहां 24 घंटे बिजली मिल रही है, मैं अपना पूरा वाक्य वापस ले लूंगा। नहीं, ये सच है कि बिजली, पानी, सड़क, तीनों जो बेसिक मिनिमम सर्विसेज हैं उसको मुहैया कराने में ये सरकारें पूरी तरह से कामयाब नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन यह भी सच है कि जहां तक दुराचार का सवाल है, उसमें आपके जो पड़ोसी राज्य है राजस्थान, वहां आपकी सरकार है, राजस्थान के भी मंत्री दुराचार में फंसते हैं, मध्य प्रदेश के भी मंत्री दुराचार में फंसते हैं। तो इसमें अंतर क्या है? दोनों पार्टियों का कार्य संस्कृति। अंतर ये है कि जहां कांग्रेस पार्टी में ये पाया जाए, वहां मंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई होती है, वहां लोगों के विरुद्ध उनको दंड दिया जाता है, पार्टी के द्वारा और शासन के द्वारा और नियम के द्वारा, तीनों क्षेत्रों में। और जहां बीजेपी है, चाहे वो आप बंगारू लक्ष्मण जी का कांड हुआ था, चाहे मध्य प्रदेश में इतने कांड हो रहे हैं, बिल्कुल चुप्पी साधी जाती है। और जहां स्वयं मुख्यमंत्री की पत्नी के विरुद्ध जब अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं एक मंत्री के द्वारा, उनको कैबिनेट से हटाया जाता है, और जब चुनाव समीप आ रहे हैं और आदिवासी वोट बैंक खिसकते हुए देखकर उन्हें वापस कैबिनेट में लिया जाता है, तो ये जो लाडली लक्ष्मी बेटी बचाओ, महिलाओं को सम्मान देने की जो सोच और विचारधारा है, उसमें कितना अंतर है ये स्वयं आप देख सकते हैं। एक सवाल और, नक्सलवाद सबसे बड़ा समस्या है, देश के लिए भी है और छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत बड़ा समस्या है। 10 साल से रमन सिंह की सरकार है वहां। नक्सलियों के विरुद्ध जब कार्रवाई करने की बात आती है तो उसमें रमन सिंह की सरकार चुनाव के करीब आते आते हॉबनबिंग शुरू कर देती है, या उनसे मिलके एक सॉफ्ट
पॉलिसीज बनने लगती हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई स्ट्रांग पोस्चरिंग देखने को नहीं मिलती है। तो अंतर क्या है? आप लोग भी वोट की राजनीति करते हैं नक्सलियों के मामले में। रमन सिंह सरकार पिछले 10 साल से वही काम कर रही है। यहां भी मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। आपको मालूम है कि हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ का नक्सलियों का शिकार बना। इससे ज्यादा एक आहत पहुंचाने की बात किसी राजनीतिक दल के लिए क्या हो सकती है? और हम अपने सोच विचारधारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि इस देश में और इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र की अदालत से ही जो चुन के आता है उसको ये हक होता है जनता की सेवा करने के लिए, जनता का नेतृत्व करने के लिए। और जो लोग इस मुख्यधारा के साथ जुड़े उनको ही इस देश में मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का पाठ काला बना दिया है। पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप लाइफ में लाए मजा। एक लक्ष्य जिसे पाना है, एक जज्बा जिसे जीना है, हासिल करने हैं ख्वाहिशों के आया। देश के सबसे बड़े डांस के मंच पर किसे मिलेगा सुनहरी टोपी का बहुमान? डांस इंडिया डांस हर बुधवार और गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। नया सुनहरा संतूर, अब गहराई तक असर करने वाले तत्वों के साथ कि आप दिखे जवान सालों साल। अब 4 संतूर 55 ग्राम सोप सिर्फ 40 रुपए में, और हर सोप पे 10 ग्राम एक्स्ट्रा भी। गेहूं का उत्कृष्ट बीज उपचारक बायर का रैक्सेल। रैक्सेल जब बीज में लगेगी गेहूं की फसल तंदुरुस्त उगेगी। रैक्सेल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। रैक्सेल से करें कंडुआ की रोकथाम। आप भी अपनाइए रैक्सेल। रैक्सेल का वादा खर्चा कम, पैदावार ज्यादा। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। स्वागत है आपका। और अब बात राहुल गांधी की। राजस्थान के चुरू में आज राहुल गांधी ने जनसभा की, लेकिन ये जनसभा के बजाय एक इमोशनल सभा बनकर रह गई, क्योंकि यहां लोगों को राहुल ने आज अपनी कहानी तो सुनाई ही, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि मेरी भी हत्या हो सकती है। विकास और गहलोत सरकार की तारीफ करने के बजाय राहुल इमोशनल कार्ड खेलते नजर आए। सवाल, आखिर क्यों? मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा, और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। जी ठीक सुना आपने। ये राहुल का डर है, दर्द है या सियासत है, पता नहीं, लेकिन ये कांग्रेस का इमोशनल कार्ड जरूर है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के शहडोल में भी राहुल गांधी ने अपनी मां की बीमारी की कहानी सुनाई थी। बिल पास हो रहा था, मैं बैठा था पीछे और मैं आगे देख रहा था, और मुझे मालूम था कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं देख रहा था हर 5-10 मिनट जैसे आपके बच्चे आपके साथ करते हैं, या कोई
कोई युवा अपनी मां के साथ करता है। मैं देख रहा था कि मां ठीक है या नहीं, और हर 5-10 मिनट में उधर देख रहा था। आज जब राहुल राजस्थान के रण में उतरे तो एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेला। पहले तो कहा कि मां ने कहा कि इस बार जनता को मेरी नहीं अपनी कहानी सुनाना, और फिर लगे अपनी कहानी सुनाने। तो मैंने वहां अपने दिल की बात कर दी, और जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरी मां मुझे कहती है, फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम मेरी कहानियां क्यों बताते हो, तुम अपनी कहानियां बताओ। जो मेरी कहानी है वो मेरी कहानी है, मेरा दर्द है वो मेरा दर्द। और अगर मां ने मुझे कहा कि उनकी कहानी नहीं बोलनी चाहिए और अपनी कहानी बोलनी चाहिए, तो मैंने सोचा अपनी कहानी बोल दूं। बात बचपन से शुरू हुई तो खाने की टेबल से लेकर पापा राजीव गांधी के घर के नियम कानून तक बता डाले। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं खाना खाता था और मुझे पालक अच्छा नहीं लगता था, और पापा मेरे सामने पालक रखते थे, देते थे। और जब खाना चल रहा होता था तो दादी क्या करती थी, अखबार खोल देती थी, और उस अखबार के पीछे मैं पालक उनके प्लेट पे कर देता था। तो दादी प्रधानमंत्री थी, मैं पोता था, मुझे नहीं मालूम था उस समय की प्रधानमंत्री में शक्ति क्या होती है क्या नहीं होती है, ये मेरे लिए दादी थी। भावनाओं के इस मकड़जाल से राहुल गांधी आगे बढ़े और बात दादी इंदिरा गांधी और पापा राजीव गांधी की हत्या तक चली गई, और इसी दौरान राहुल गांधी ने अपनी भी हत्या की आशंका जता दी। इसका देश का नुकसान होता है, इससे देश का नुकसान होता है, इससे लोग मरते हैं, इससे गुस्सा पैदा होता है। और ये मैंने एक बार नहीं सहा है, सुनो, ये एक बार नहीं सहा है मैंने, 2 बार मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा, और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। अब सवाल यह है कि आतंक का दर्द झेल चुके गांधी परिवार का ये चिराग 84 और 91 का कार्ड 14 में क्यों खेल रहा है? क्या राहुल गांधी इस इमोशनल दांव से वोट बटोरना चाहते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो चुनावी सभाओं में राहुल गांधी विकास और कांग्रेस सरकार के कामकाज के बजाय ऐसी भावनात्मक बातें क्यों कर रहे हैं? ऋषि रमन उपाध्याय, जी मीडिया, चुरू। उधर राहुल गांधी के इस बयान के बाद विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, और यही वजह है कि राहुल गांधी 30 साल पुराने गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं और लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं। अपनी दादी जी की कुर्बानी की बात कर रहे हैं, सोनिया जी की बीमारी की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ये बताएं, क्या आज के भारत के लिए बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है? मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज एक्सप्लेन, यू हैव गॉट नथिंग टू ऑफर एज फार एज द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट इंडिया इज कंसर्न। जो भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है, प्याज 100 रुपये किलो चला गया है। मेरा आरोप है कि भारत सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं है। तो ये उनको डर क्यों लगता है, ये वही बताएंगे। ऐसे कौन लोग हैं, उसका नाम लेना चाहिए। बेकार अंदाज व्यक्त करने से तो कुछ लाभ नहीं है। हो सकता है कि अपने लिए सहानुभूति पैदा करना चाहते होंगे, और इस प्रकार के बोलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनको डर लगता है कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं होगी, इसलिए कुछ जनता की सहानुभूति प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये सफल होने वाला नहीं है। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 24 अक्टूबर को सागर जिले के राहतगढ़ और इंदौर में चुनावी जनसभाएं करेंगे। राहुल गांधी राहतगढ़ की सभा में बुंदेलखंड को विशेष पैकेज दिए जाने का जिक्र कर सकते हैं। सागर बुंदेलखंड रीजन में आता है। बुंदेलखंड को विशेष पैकेज दिलाने में राहुल गांधी की भूमिका अहम रही है। ऐसे में कांग्रेस नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी सभा में बुंदेलखंड पैकेज का जरूर जिक्र करें। उधर बीजेपी का कहना है कि राहुल की सभाओं से मध्यप्रदेश की जनता प्रभावित नहीं होने वाली। मध्य प्रदेश के चुनावी महाभारत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने मुद्दे भुनाने में जुट गए हैं। 24 अक्टूबर को राहुल गांधी सागर के राहतगढ़ की सभा में बुंदेलखंड पैकेज का जिक्र कर सकते हैं। कांग्रेसी बुंदेलखंड पैकेज में भ्रष्टाचार का आरोप शिवराज सरकार पर लगाते रहे हैं।
कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पैकेज के पैसों का सही से इस्तेमाल होता तो बुंदेलखंड रीजन में विकास की गंगा बहाई जा सकती थी। राहतगढ़ में और इंदौर में 24 तारीख को बड़ी बड़ी सभाएं संबोधित होना है। निश्चित रूप से बात सही है कि बुंदेलखंड के अंदर जो हालात थे, वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं था, वह बंजर जमीनें थी, किसानों मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था, रोजगार के साधन नहीं थे। इन सारी बातों को लेकर राहुल गांधी जी ने करीब 1600 करोड़ से भी ज्यादा राशि विशेष रूप से बुंदेलखंड के लिए उपलब्ध कराई थी। लेकिन ये प्रदेश की निकम्मी भाजपा सरकार ने उस राशि के बदले में काम तो कुछ नहीं किया, उस राशि में भ्रष्टाचार किया और अपने लोगों को उपरोक्त किया और बारे न्यारे करके लोगों को बहुत ज्यादा संपन्न बना दिया। मैं समझता हूं कल राहुल गांधी जी इस बात को बुंदेलखंड के लोगों से कहेंगे और उनको समझाएंगे। राहुल गांधी सागर के राहतगढ़ में सभा करने के बाद इंदौर जाएंगे। इंदौर की सभा में भी राहुल का निशाना शिवराज सरकार पर ही होगा। उधर बीजेपी का कहना है कि बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जिसने 50 साल से ज्यादा तक शासन किया लेकिन कोई विकास का काम नहीं किया। जो कुछ भी बुंदेलखंड में विकास दिखाई दे रहा है, सड़कों का विकास हो, सिंचाई सुविधाओं का विकास हो, स्कूलों का विकास हो, वो भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडा की देन है। अगर राहुल गांधी को जवाब देना है तो कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद जिन 55 सालों में शासन किया है, उस दौरान बुंदेलखंड का विकास क्यों नहीं हुआ, उस दौरान बुंदेलखंड की जनता क्यों गरीबी और भुखमरी का शिकार होती रही, इसका जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद तो विकास हुआ है वहां। 17 अक्टूबर को राहुल गांधी शहडोल और ग्वालियर में सभा करके मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि सागर और इंदौर की रैली में भी कांग्रेस के युवराज बीजेपी पर जमकर बरसेंगे। राहुल गांधी जहां शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोलेंगे, वहीं यूपीए सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाएंगे। वैसे राहुल की रैली से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इसका फैसला तो 8 दिसंबर को ही होगा, जब वोटों की गिनती शुरू होगी। गौरव शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। अलग है, पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए, स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए, स्टमक इन्फेक्शन। इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा। नया लाइफ बॉय। उठे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दाने पे दमदार पावर, हम जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ MKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव पे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाऊं? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. एक लक्ष्य जिसे पाना है, एक जज्बा जिसे जीना है, हासिल करने हैं ख्वाहिशों के आया। देश के सबसे बड़े डांस के मंच पर किसे मिलेगा सुनहरी टोपी का बहुमान? डांस इंडिया डांस, हर बुधवार और गुरुवार रात 9:30 बजे, सिर्फ जी अनमोल पर। बीमारियां अलग है, पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए, स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए, स्टमक इन्फेक्शन। इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा। नया लाइफ बॉय। जंगल के जीवन का अनदेखा सच, जलधार को लगी किसकी नजर, जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग, आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल, जंगल, जमीन, शुक्रवार रात 9:30 बजे। प्रायोजक हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। डोनेट
stem cells without any harm to the giver, to the donor. And the other one, of course, is to financially support MDLIVE.